इस बार भी लगता नहीं है कुछ होगा। हेलो बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है माँ, इस बार तो हो ही जाएगा। चलो अच्छा है, मन लगाकर पढ़ाई करो। जी माँ। तो एक यूपीएससी एक चक्रव्यूह जैसा है कि आप एक बार एंटर कर गए तो आपको बाहर या तो आप सक्सेसफुली निकलोगे या तो फिर आप चक्रव्यूह में रहेंगे। 12th फेल मूवी में विक्रांत मास्की ने मनोज कुमार शर्मा का रोल निभाया था, जो आगे चल के आईपीएस बनते हैं। कहानी है स्ट्रगल, सैक्रिफाइस और दोस्ती की। कैसे आप मेहनत करके आईएएस आईपीएस बन सकते हो। पर लोग मनोज की सक्सेस को तो जानते हैं, लेकिन मनोज के दोस्त प्रीतम पांडे जो उन्हीं के साथ ही पढ़ाई कर रहे थे उसे भूल जाते हैं। या गौरी भैया जो बार बार अटेम्प्ट्स देते हैं लेकिन आखिर में उन्हें हार ही नसीब होती है। क्योंकि आज इंडिया में मैक्सिमम एस्पिरेंट्स मनोज नहीं, पांडे या गौरी भैया ही हैं। कहानी शुरू होती है एक सपने से। 12th क्लास होते ही बच्चा कॉलेज में जाता है, तब उसे सोचना पड़ता है कि मैं आगे क्या करूं, कि अब मैं ऐसी क्या डिग्री करूं कि बढ़िया पैसे कमा लूं। बीबीए, एमबीए, आईआईटी कहीं भी जाऊंगा, 3-4 साल मेहनत करनी होगी, 10-15 लाख रुपए लग जाएंगे और आखिर में प्राइवेट जॉब लगेगी जिसकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है और ना ही कोई स्टेटस और पावर। फिर आसपास परिवार वाले और दोस्त कहते हैं फ्री घर, फ्री गाड़ी, नौकर चाकर, 56,000 की स्टार्टिंग सैलरी, रिटायरमेंट के बाद मोटी पेंशन और पूरे शहर में भोकाल, ये सब मिल जाएगा, बस एक एग्जाम देना होगा। भाई स्कीम तो मुंह में पानी लाने वाली है, बस यूपीएससी दे दे और सब मिल जाएगा। उस बच्चे की आंखों में सरकारी ऑफिसर बनने का सपना बुनना शुरू हो जाता है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके अगले 7-8 साल मेहनत करने के बावजूद उसका ये सपना चकनाचूर होने वाला है। 2008 में यूपीएससी में 3 लाख बच्चे अटेम्प्ट के लिए बैठे और 2022 तक ये नंबर 11.5 लाख हो गया, 4 गुना। लेकिन एट द सेम टाइम गवर्नमेंट की जॉब वैकेंसीज सेम ही रही हैं, 800 से 1200 के बीच। इवन कुछ सालों में तो पिछले साल से कम ही होती दिखी हैं। यानी सेम जॉब क्वांटिटी पर पहले 3 लाख बच्चे थे, अब 12 लाख बच्चे हो गए हैं। 2019 में 8 लाख बच्चों ने प्रीलिम्स दिया, 11,845 बच्चे मेंस में पहुंचे और इंटरव्यू में सिर्फ 2000। यूपीएससी की पासिंग रेट 0.2% है। अब अगर मोदी जी का स्पीच चल रहा है, स्टेडियम में 5,000 लोग आए, मोदी जी कहते हैं मैं यूपीएससी की पासिंग रेट जितने लोगों को स्टेज पे बुलाऊंगा और मेरे साथ सेल्फी खींचने का मौका दूंगा, तो पता है 5,000 में से कितने लोग आगे जाएंगे? सिर्फ 10। यस, दिस इज द पासिंग रेट ऑफ यूपीएससी, 0.2%। सिर्फ यूपीएससी नहीं, सारी सरकारी जॉब्स का तगड़ा क्रेज है। 2019 में रेलवे की ग्रुप डी की वैकेंसी आई तो 1 करोड़ बच्चों ने अप्लाई किया। जॉब्स कितनी थी? 1 लाख। मध्य प्रदेश में सरकारी पियोन, ड्राइवर, वॉचमैन की 15 जॉब ओपनिंग्स आई। कितने लोगों ने अप्लाई किया? 11,000 और इसमें से कुछ पीएचडी भी थे। अब यूपीएससी के इन 10 लाख बच्चों में 80% तो बस फ्री फंड में आते हैं। सच में सिर्फ 20% होते हैं जो सच में सीरियस होते हैं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होती या उनके पास इतना एक्सपोजर नहीं होता कि वो कॉर्पोरेट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाए। तो सिर्फ सरकारी जॉब भी एक मात्र ऑप्शन होता है जिससे वो अपने परिवार की अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं। इसीलिए आप देखते हो कि यूपी बिहार के बच्चे इसमें काफी ज्यादा आते हैं। लेकिन अगर सिर्फ 0.2% पासिंग रेट है तो फिर बच्चे एग्जाम्स देते क्यों हैं? इसमें टीचर्स, कोचिंग सेंटर्स, इवन गवर्नमेंट सभी का इसमें हाथ है। आओ बैठो, लाइन से डिकोड करते हैं। तभी बोलते हैं कि हमारे यहाँ 27 लाख बच्चा है। आपको लगता है 27 लाख को सरकारी नौकरी मिल जाएगी? मतलब ये इतने सालों से इतनी बेशर्मी से चलता आ रहा है ना। 24 साल का अरविंद सोनवार करोलबाग मेट्रो स्टेशन पर बच्चे ढूंढता फिरता है। कोचिंग ढूंढ रहे हो भाई? हाँ जी भैया। और भाई अपनी सेल्स पिच शुरू कर देता है। आपको टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, मेंटरशिप प्रोग्राम सब कुछ मिलेगा। सीट्स भर रही हैं, हमारे फाउंडर सर आईआरएस हैं, आप ऑफिस आ जाओ, आपको सब समझा देंगे। और बच्चा गया कोचिंग में छपाक। नो वंडर आज इंडिया की कोचिंग इंडस्ट्री 58,000 करोड़ की है और इसमें यूपीएससी की इंडस्ट्री 3,000 करोड़ की। ये इंडस्ट्री हर साल 14% से ग्रो कर रही है, पर इसके पीछे एक अलग ही कहानी है। आओ समझाता हूँ। अब बच्चा कोचिंग सेंटर पहुंचता है, उसे वही बड़े सपने दिखाते हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, नौकर चाकर सब मिलेगा। 10 एकड़ में डीएम बंगला, अंदर टेनिस कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, स्विमिंग पूल है, अपने शहर के गोल्फ क्लब का मेंबर है, वो टोल टैक्स नहीं देता। और बच्चा मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर की गलियों में जा पहुंचता है। एक छोटा सा 10 बाय 10 का कमरा लेता है, सुबह उठते साथ 10 अखबार चाटता है, दिन में कोचिंग जाता है और पूरी शाम लाइब्रेरी में निकाल देता है। इन सालों में दुनिया से दूर, दोस्तों परिवार से दूर, सिर्फ एकांत में बैठ के पढ़ाई करता है। अपनी जवानी के 7 से 8 साल इसमें लगा देता है। कोचिंग और टीचिंग तो धर्म का काम होता है, क्लासरूम को मंदिर का दर्जा देते हैं।
लेकिन यूपीएससी के इस मंदिर में फोकस सिर्फ चढ़ावे पर है। आज एक बच्चे को अगर कोचिंग लेनी है तो उसका कॉस्ट ब्रेकडाउन ये रहा। जीएस की जो कोचिंग होती है 1.75 लाख से 2 लाख तक होता है। जो ऑप्शनल है, ऑप्शनल का 40 to 50, और सीसेट ज्यादा महंगा नहीं होता, वो 10-15 हजार में हो जाता है। टेस्ट सीरीज भी लेते हैं, ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज भी लेते हैं। तो वो टेस्ट सीरीज ऑन एन एवरेज क्या कुछ प्राइस क्या आती है? टेस्ट सीरीज 25,000 तक आ जाती है। मतलब कि जो सबसे लोएस्ट लेवल की कोचिंग है या हाईएस्ट लेवल की कोचिंग है, रेंज चलेगी तेरी 3 से 5 लाख, 4 से 5 लाख, 5 लाख मैक्सिमम। यानी कोचिंग के नाम के 3 से 5 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए, उसके अलावा 2 से 3 लाख रुपए और लगेंगे। उसके बारे में आगे बताता हूँ। मतलब इन कोचिंग वालों का कोई दीन ईमान नहीं है, बस मार्केटिंग करके बच्चों को लेते चले जाते हैं। जैसे 2022 में 933 बच्चे यूपीएससी के लिए सिलेक्ट हुए, लेकिन शायद कोचिंग वालों का क्वांट वीक है। सिर्फ 10 कोचिंग वालों के मिला के 3500 एल्यूमिनाइज हो रहे थे, निकले सिर्फ 933 और हो रहे हैं 3500। ये क्या है भाई, ये कैसी मार्केटिंग है? और बच्चे इसमें फंसते चले जाते हैं। इवन मीडिया भी ऐसे काम करती है। 12वीं क्लास में 50 मार्क्स लाने वाला आईएएस बन गया, रिक्शा वाले का बेटा आईएएस बन गया। इससे बच्चों के मन में विश्वास तो आ जाता है कि इसने कर लिया मैं भी कर लूंगा। बट ये कहानियां एक्सेप्शंस हैं, ये रियलिटी नहीं है। लास्ट ईयर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने 20 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को फॉल्स एड्स के लिए नोटिस भेजा था और 4 इंस्टीट्यूशंस राउज आईएएस, चहल एकेडमी, इकरा आईएएस और आईएएस बाबा, इन पर 1 लाख की पेनल्टी लगाई। अभी 1 महीने पहले शीरम आईएएस पर भी 3 लाख का नोटिस भेजा। पर क्या ये 1 लाख 3 लाख के नोटिस इन बड़ी इंस्टीट्यूट्स के लिए मैटर करते हैं? सिर्फ 2-3 बच्चों को एडमिशन लेंगे और कमा लेंगे। ये सारे इंस्टीट्यूट्स एवरेज में 5 से 10 हजार बच्चे पढ़ाते हैं और एवरेज फीस 3 से 5 लाख जाती है। इतनी फीस तो इंडिया के टॉप प्राइवेट कॉलेजेस की भी नहीं होती है और बच्चे निकलेंगे सिर्फ 10 या 20। अगर ऐसी पासिंग रेट किसी यूनिवर्सिटी की हो ना, उसे आज की आज फ्रॉड घोषित कर देंगे। हिंदू कॉलेज से पढ़े हुए 2016 बैच के आईएएस ऑफिसर विनीत कुमार बताते हैं कि कैसे कुछ बच्चे अपने घर की जमीन और ज्वेलरी गिरवी रख के कोचिंग में एडमिशंस लेते हैं और इन पर टॉपर्स की फोटो लगी होगी, बट ये नहीं लिखा होगा कि उस टॉपर ने कौन सा कोर्स लिया है, ताकि बस बच्चे अट्रैक्ट हो जाएं और एक बार कोर्स ले लें। और बाद में अगर बच्चे को चलती है पता रियलिटी, तो रिफंड तो भूल ही जाओ। और जिस बच्चे के पास अगले महीने का रेंट जुगाड़ना मुश्किल हो रखा है, वो इनसे लीगली तो क्या ही लड़ेगा। जैसे मैं इस कमरे में घुसी हूँ, सीलन की बहुत तेज स्मेल है। देखिए, एक इंसान बस सीधा ही लेट पाए, इतनी जगह है इस बेड पर। तो इसका आप लोग 18,000 रेंट पे कर रहे हैं। अब कोचिंग के पचड़ों से निपटो तो रहने का दिमाग लगाओ। दिल्ली लैंडलेट कहता है कि रेंटिंग प्राइसेस मैक्सिमम 10% बढ़ सकते हैं, वो भी 3 साल बाद। लेकिन यहाँ पर कहानी बहुत अलग है। 10,000 का प्रीमियम रूम, फोटो दिखाऊं? एक छोटा सा 6x8 या 10x10 का रूम जिसमें कोई विंडोज, कोई वेंटिलेशन नहीं है और मिनिमम रेंट 10,000 से शुरू होता है। और इसमें खाना इंक्लूडेड नहीं है, अलग से टिफिन सर्विस लगाओ या कुक लगाओ। और रेंट के अलावा बच्चों को ब्रोकरेज भी देनी पड़ती है। और इसमें खाना इंक्लूडेड है या फिर खाना अलग से? खाना अलग से। मतलब 25,000 एवरेज कॉस्ट 25,000 पर मंथ स्टे के लिए है ही है। 26 साल की यूपीएससी एस्पिरेंट अंजलि ने रेंट हाइस की वजह से सुसाइड कर ली। अपने सुसाइड नोट में लिखती है कि प्रीलिम से 1 दिन पहले लैंडलॉर्ड ने बोला कि 3,000 रुपए प्राइस बढ़ाऊंगा। जब अंजलि ने रिक्वेस्ट करी कि ऐसा मत करो, तो लैंडलॉर्ड ने पुलिस बुलाने की धमकी दी और उसे रूम से बाहर निकाल दिया। प्रीलिम्स के एग्जाम के स्ट्रेस और रेंट हाइस की वजह से बेचारी अंजलि ने अपनी जान ली। नौकरी, सरकारी नौकरी, पावर, सिक्योरिटी, ग्लैमर, चारों तरफ से वही चीज़ बरसने लगेगी तो हर लड़के लड़की को लगता है कि मुझे भी वही मिल जाए, इसमें कुछ इतने अचंभे की क्या बात है। बिना ग्राहक के कौन सा उद्योग चलता है, और ग्राहक तैयार हो इसके लिए आईएएस को ग्लैमराइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये इंस्टाग्राम हैंडल्स को इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स या सेलिब्रिटीज के नहीं है, ये हैंडल्स आईएएस ऑफिसर्स के हैं। और यहाँ पे इनके काम से ज्यादा इनकी पर्सनल लाइफ है, इनके परिवार की फोटो, बच्चे बीवी की रील्स और पोस्ट, और सभी पर लाखों में लाइक्स आते हैं। आज यूपीएससी के बच्चों में यूपीएससी के काम से ज्यादा यूपीएससी के बाद की लाइफ की बात होती है कि एक बार यूपीएससी कर लो भाई, उसके बाद लाइफ सेट ही सेट है। इन कोचिंग सेंटर्स में आधे टाइम पढ़ाई होती है और आधे टाइम सिर्फ सपना बेचते हैं। जब शहर में शादियां होती है तो हर आदमी का ख्वाब होता है टीएम साथ में मैच करे और टीएम के बाद इतना टाइम नहीं होता कि शादी में चला जाए। लेकिन अगर किसी शादी में चला गया टीएम तो जितनी भीड़ दूल्हा दुल्हन के पीछे होगी उससे 4 गुना टीएम के पीछे लग जाती है। अगर टीएम चक्कर टाइम के भी आ जाएगा ना तो वही पूरे बारात में छा रहेगा। कि कैसे आईएएस बन के आपको शोहरत, इज्जत और पैसा मिलता है। इवन एस्पिरेंट्स के बीच में तो ये लाइन भी फेमस है
चंबल की डकैती और डैश की बकैती का कोई अंत नहीं। कमेंट्स में कंप्लीट करना। मिस्टर दीपक रावत ये कोई एक्टर नहीं है बल्कि एक आईपीएस ऑफिसर है जिनके यूट्यूब पर 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और इस पर अपनी आईपीएस लाइफस्टाइल दिखाते हैं। और सपने दिखाना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस सपने के पूरे होने के चांसेस, इस बात को बच्चों से दूर रखना, ये गलत बात है। अब फिर सवाल ये उठता है कि सरकार ने ऐसे एग्जाम्स बनाए क्यों हैं जिसमें से 0.2% पासिंग रेट है और रियल लाइफ जॉब से कोई लेना देना नहीं है, ताकि यूथ बस इस मायावी चक्रव्यूह में फंसा रहे। आज इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है और अगर नौकरियां नहीं होंगी तो पढ़ा लिखा नौजवान सड़कों पर आ जाएगा, प्रोटेस्ट करेगा कि हमें नौकरियां दो, सरकार से क्वेश्चनिंग करेगा। तो इसका सोल्यूशन एक ऐसा सिस्टम बना दो जिसमें यूथ बस फंसा रहे और हमसे सवाल जवाब ना करे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट तो हमसे कम होगी नहीं, तो कम से कम यूथ को कहीं तो लगाना पड़ेगा। यूपीएससी एक ऐसा भ्रम है जिसमें आप एम्प्लॉयड भी हो और अनएम्प्लॉयड भी। आप बस इस वहम में रहते हो कि मैं सुबह से शाम पढ़ाई तो कर रहा हूँ, आई एम बिजी, आई एम प्रोडक्टिव, और इससे 5-10 साल तक यूथ बिजी रहता है। और जब फाइनली सारे अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं तब यूथ को रियलाइज होता है कि हमारी जवानी निकल चुकी है। ना तो अब किसी प्राइवेट जॉब के लिए एलिजिबल हूँ क्योंकि खास डिग्री नहीं करी, ना ही यूपीएससी हुआ, और ना ही अब मेरी एज रही कि मैं बिजनेस में रिस्क ले सकूं। और आखिर में बंदा खुद से ही हेट करने लगता है। और सेकंड रीजन, जो बच्चे इस चक्रव्यूह को पार कर लेते हैं उनकी हाई इंटेलिजेंस, करिश्मेटिक पर्सनालिटी और डिसिप्लिन होता है। मतलब गवर्नमेंट को टॉप ऑफ द टॉप एकदम हाई क्वालिटी वर्कर्स मिल जाते हैं जिनमें तगड़ा डिसिप्लिन और वर्क एथिक होता है। रजत साम्बियाल ने 10 साल मेहनत करी, 6 अटेम्प्ट दिए, 3 बार प्रीलिम्स फेल, 2 बार मेंस फेल और आखिरी बार इंटरव्यू में रह गए। कुंदन कुमार 12 अटेम्प्ट्स, 7 बार मेंस और 5 बार इंटरव्यू में भी गए, फिर भी नो सिलेक्शन। आज यूपीएससी में जनरल के लिए 6 अटेम्प्ट्स, ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट्स और एससी एसटी के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स होते हैं 37 साल की उम्र तक। इसीलिए आपने काफी बच्चे देखे होंगे जो बोलते हैं भाई बस 2 मार्क्स से प्रीलिम्स रह गया, भाई इस बार मेंस बहुत टफ था यार, बस 4 मार्क्स से रह गया, अगले साल पक्का फोड़ दूंगा। लेकिन ये रियलाइज नहीं करते कि वो अकेला नहीं है जिसके 2 या 4 मार्क्स रह गए हैं, उसके जैसे 7 से 8 लाख बच्चे और हैं जिनका भी रह गया है। लेकिन अब रजत कुंदन जैसे एस्पिरेंट्स 10-12 अटेम्प्ट्स देते क्यों हैं? आप मूवी देखने जाते हो, आपको इंटरवल तक आइडिया लग जाता है कि मूवी कैसी होनी है, बट क्या आप इंटरवल में सिनेमा एग्जिट करते हो अगर मूवी खराब होती है? कभी नहीं। आप मूवी को एंड तक देखते हो। इसे कहते हैं सनक कॉस्ट फैलेसी। आसान भाषा में समझें तो अगर एक बार दलदल में फंस गए तो उससे सही टाइम पे कट लेना बहुत जरूरी है, बट ऐसे सर्कमस्टांस बन जाते हैं कि उससे बाहर निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है। अब इन 7-8 सालों में नॉलेज तो खूब आ गई है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं है, तो इस वजह से कॉर्पोरेट में जॉब भी नहीं मिलती। 27-28 की उम्र में आप जॉब्स के लिए बैठोगे तो 27-28 साल का फ्रेशर वर्सेस 22 साल का फ्रेशर। कॉर्पोरेट्स ऑब्वियसली 22 साल के फ्रेशर को ग्रूम करेगी, आपको नहीं करेगी। एक बंदा बताता है कि उसने डिसेंट जॉब प्लेसमेंट छोड़ के यूपीएससी की तैयारी शुरू करी, 8 साल मेहनत की, कोई अटेम्प्ट नहीं हुआ। मेरे कजिन्स आज मुझसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं क्योंकि उनके पास 8-10 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है और मुझे सिर्फ लक्ष्मीकांत, एनसीईआरटी और आर्य शर्मा का। कहा जाता है कि गलती अगर एक बार हो तो माफ कर दो, लेकिन अगर गलती बार बार हो रही है ना तो उसमें दुनिया की गलती या भूल नहीं है, इसमें आपको खुद के अंदर झांकने की जरूरत है। और आईएएस बनने के बाद भी हर इंसान को खुशी नहीं मिलती है। जो आईएएस बन गया वो देखता है आसपास करप्शन हो रहा है, ये मैं कहाँ गया। जो करप्शन करता है वो पकड़ा जाता है, और जो मान लो करप्शन करता है और पकड़ा नहीं जाता उसे रात को चैन की नींद नहीं आती। और जो ऑनेस्टी से काम करते हैं उन्हें सिर्फ ट्रांसफर नसीब होते हैं, जैसे मिस्टर अशोक खेमका जी जिनके 30 साल के करियर में 55 ट्रांसफर्स हो गए हैं। अगर आपका एम सोशल सर्विस है और निष्पक्ष होकर इंडिया के लिए काम करने का है तो हाँ आईएएस आपके लिए है, लेकिन वो भी एक लिमिट तक। इन द एंड ये जरूरी है कि आपके पास आईएएस के साथ प्लान भी हो। और मान लो अगर आपको ऑल इन भी जाना है तो मैक्सिमम 2 या 3 अटेम्प्ट दो और आपको आपकी हैसियत चल जाएगी पता। ये ऑनेस्ट बात है। अपनी जवानी के 7 से 8 साल अगर किसी और इंडस्ट्री में लगाओगे ना तो फीडबैक और रिवॉर्ड डेली, मंथली या वीकली तो मिलता ही रहेगा, लेकिन यूपीएससी में रिपोर्ट कार्ड सिर्फ एक बार तैयार होगा। आपकी 1 साल की मेहनत उस एक दिन में निर्भर है कि उस दिन आपकी कैसी परफॉर्मेंस होती है। यार अगर आपको पैसे कमाने हैं, लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो और भी बहुत चीजें हैं। आज इंडिया के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप, ट्रेडिशनल बिजनेसेस और स्टार्टअप्स, इनको गवर्नमेंट और सोसाइटी काफी पुश कर रही है, अब मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं। आप खुद को भ्रम में मत रखो, आधे तो इनमें आईएएस एस्पिरेंट नहीं अनएम्प्लॉयड है, बस बहाना मिल गया है कि मैं एस्पिरेंट हूँ तो इस बहाने ठीक है बस। इस वीडियो का पर्पस आपको डिमोटिवेट करने का बिल्कुल भी नहीं था, स्टैटिस्टिकली आपको आईना दिखाने का था। आई होप यू लर्न समथिंग। चैनल को सब्सक्राइब करते जाना एंड हिट दैट बेल बटन, इससे मुझे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।